दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ में हैं कमलेश मीणा, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी दिल्ली, जिनसे हम आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर कि किस तरीके के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में आदिवासियों को जो अधिकार जो मिलने चाहिए थे वो क्या मिल पाए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति किस तरीके से आज भी क्या उनमें कुछ परिवर्तन हो पाया है, कहीं उनमें आज भी आवश्यकता है कि किस तरीके से और भी विकास किया जा सकता है। हमारे साथ में है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, क्षेत्रीय निदेशक जयपुर, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आज जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो आर्थिक स्थिति और सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए आदिवासी, SC, ST जो भी बात कर रहे हैं, उनकी माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, वो आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी उनको अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा SC, ST, OBC के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। खासकर SC और आदिवासी की हम जो बात कर रहे हैं, ST की बात कर रहे हैं, पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, तो बड़ा स्थिति, एक खराब स्थिति की देखने को मिल रही है विगत कुछ वर्षों से। इसके बारे में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर जय जवाहर, जय संविधान, जय मूल निवासी। जैसा कि आज आप हम सब जान रहे हैं कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और उस थीम के साथ, उस जील के साथ, उस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है जिसके लिए आदिवासी समाज जानता है। आपने जिक्र किया सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति के बारे में, विशेषकर आदिवासी समुदाय की, तो इस पर अगर बात करें तो निश्चित रूप से संकट है। आज वर्तमान समय में आप देखेंगे तो उस लेवल की प्रोग्रेस इस समाज में, विशेषकर आदिवासी समाज में नहीं हो पाई है। चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो या चाहे शैक्षिक स्थिति हो, उनमें बहुत काम करने की जरूरत है। और कहीं कहीं ये दिवस जो आज हम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में मना रहे हैं, पूरे विश्व में मना रहे हैं, पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे सदस्य देश मिलकर मना रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र के गाइडलाइंस के मुताबिक मनाया जा रहा है, तो ये कहीं कहीं रिकॉग्नाइजेशन डे है, ये पहचान का दिन है आदिवासी संस्कृति का, आदिवासी परंपराओं का, आदिवासी संस्कारों का, आदिवासी रीति रिवाजों का। और कहीं कहीं ये दिन है आदिवासी ट्रेडिशन का, ये कल्चर का, जिसके लिए आदिवासी समाज जाना जाता है। क्योंकि आदिवासी समाज इस देश दुनिया का ऐसा एकमात्र समाज है जो इस बात के लिए मजबूती से जाना जाता है कि आदिवासी समुदाय ने पूरे विश्व के पर्यावरण को बचाने के लिए, प्राकृतिक को बचाने के लिए, जल संसाधनों को बचाने के लिए अपनी जी जान लगाई है। या यूँ कहूँ कि आदिवासियों के लिए कोई ईश्वर है, अगर कोई ईश्वर में विश्वास करता है तो आदिवासी समुदाय मात्र समुदाय है जो केवल जल, जंगल, जमीन को अपना ईश्वर मानता है, प्राकृतिक की पूजा करता है, पेड़ पौधों की रक्षा करता है, पेड़ पौधों के लिए काम करता है। और वर्तमान कोविड-19 का जो दौर चल रहा है पूरे विश्व में, आज सारा मुल्क, एक एक राष्ट्र, एक एक देश आदिवासी कल्चर को याद कर रहे हैं। और इसीलिए ये गर्व का विषय हमारे लिए है कि इस बार आदिवासियों की जो थीम है वो कोविड-19 के दौर में ये रखी गई है कि अभी अपने मानव समुदाय के सस्टेनेबल के लिए आदिवासी कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में अचीवमेंट्स है आदिवासी समुदाय के लिए, और ये एक अपने आप में एक रिकॉग्नाइजेशन भी है, एक पहचान भी है, और एक उसके उस परंपरा को, उस कल्चर को, उस ट्रेडिशन को जिसके लिए आदिवासी समुदाय माना जाना जाता है, उसको कहीं इंडोर्समेंट मिला है पूरे विश्व की तरफ से कि आपको अगर विश्व समुदाय को बचाना है, विश्व समुदाय के लिए काम करना है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य को बचाना है। आपका स्वास्थ्य है तो बाकी की चीज हम बाद में कर सकते हैं। इस दिशा में को लेकर अभी आज मुझे सुबह से लेकर अब तक का मेरा अनुभव है, मैं फेसबुक के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, करीबन 4-5 प्रोग्रामों में तो हम खुद गए। पूरे विश्व से हमारे पास सेलिब्रेशन की फोटोज आ रही है, सेलिब्रेशन के पिक्चर्स आ रही है। तो आज भी आप इस सेलिब्रेशन को नोटिस करिए कि आदिवासी समुदाय आज भी प्राकृतिक के लिए, जल संसाधनों के बचाने के लिए कितना चिंतित है, और इस त्योहार को, इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को किस रूप में मना रहा है। हर व्यक्ति पेड़ पौधे लगा रहा है, हर व्यक्ति बढ़ चढ़कर अपने गांव, कस्बे, ढाणियों में पौधे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? वो इस बात को जानते हैं कि इस देश में कोई प्राकृतिक संसाधन बचेंगे तब मानव संसाधन बचेगा, और जब ऑक्सीजन का जितना ज्यादा प्रभाव होगा उतना ही मनुष्य प्राकृतिक चुस्त दुरुस्त होगी। ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारण कौन जिम्मेदार था? इसके लिए मानव समुदाय, विकास, जिसके आप विकास की बात करते हैं, विकास के नाम पर आपने लोगों को उजाड़ा, विकास के नाम पर आपने
जल जंगल जमीन को नष्ट किया, आज उसका खामियाजा पूरा विश्व समुदाय को उठाना पड़ रहा है, पूरे एक एक व्यक्ति को उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। आप देखेंगे किस तरह की नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल क्लेमिटीज का सामना हमको करना पड़ रहा है। आज कहीं वर्षा नहीं हो रही, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, और आज कोविड-19 ने सारी हैसियत हमारी मानव समुदाय की बताई है। और कहीं कहीं मैं इसको कहता हूँ पिछले 4-6 महीने में जो ज्ञान हमको हुआ पूरे विश्व समुदाय को, उसमें सारे चीजें फेल है, और कोई अगर जिंदा है जिसकी वजह से आज हम लोग हैं तो वो है आदिवासी कल्चर, आदिवासी समुदाय, जिसने कहा कि जल जंगल जमीन को बचाएंगे तब ये विश्व बचेगा। अगर जल जंगल जमीन को आपने प्रहार किया, इसको नष्ट किया, इसको विनाश किया, तो निश्चित रूप से मान के चलिए आपकी प्रकृति आपके साथ रुष्ट होकर आपका नुकसान करेगी, और वो हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ये जो दिन आज हम मना रहे हैं, मैं इस दिन पर बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हम ऐसे समुदाय से बिलोंग करते हैं जो पूरे विश्व कल्याण की बात करता है। वैसे समुदाय, आदिवासी समुदाय ऐसा समुदाय है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। आदिवासी समुदाय ऐसा समुदाय है जो लोकतांत्रिक सहभागिता में विश्वास करता है, न्याय प्रक्रिया में विश्वास करता है, सबके साथ न्याय हो, सबको बराबरी का हक मिले, सबको शिक्षा मिले, सबका सामाजिक उत्थान हो, सबकी राजनीतिक भागीदारी बराबर मिले, सबको सम्मान मिले। ये इस तरह की परंपरा वाला ये समाज है, और निश्चित रूप से आज गर्व का विषय है हमारे लिए, विशेषकर पूरे विश्व के लिए, 36 करोड़ आदिवासियों के लिए। भारत में अगर बात करते हैं तो 10-12 करोड़ आदिवासी देश में अलग अलग राज्यों में रहते हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम ले लो, नागालैंड ले लो, मेघालय ले लो, गुवाहाटी ले लो, झारखंड ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, राजस्थान ले लो, JNK ले लो, इन तमाम उत्तराखंड ले लो, इन तमाम जगह पर आदिवासी संस्कृति आज इतनी समृद्ध है, और इनकी बदौलत बहुत सारी प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक धन दौलत हमको मिल रही है। और विश्व में जो संकट आन पड़े, चाहे वो प्राकृतिक संकट हो, चाहे वो किसी भी रूप में, प्राकृतिक संकट चाहे किसी भी रूप में आप हमारे सामने आ रहा है, उसका कारण कहीं कहीं प्रकृति के साथ की गई छेड़खान है। वो छेड़खान की बदौलत हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था चरमरा गई है, और उसके लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए आदिवासी संस्कृति को, आदिवासी कल्चर को, आदिवासी परंपराओं को, आदिवासी लोगों को, जिनका जज्बा, जिनका विजन। आप सोचिए कितने विजनरी लोग होंगे, क्या उनकी दृष्टि रही होगी, क्या उनका मिशन रहा होगा कि वो इस बात से मालूमात है उनको कि प्रकृति ही सबसे बड़ा ईश्वरीय शक्ति है, प्रकृति ही देवता है, प्रकृति ही गॉड है, प्रकृति ही सबको पालनहार है। तो उसको बचाने के लिए कोई व्यक्ति, कोई समुदाय, कोई समाज अगर सबसे ज्यादा अग्रणी रहा है तो वो आदिवासी समाज है। सर, जो शैक्षणिक स्थिति की जो बात की जाती है, शैक्षणिक स्थिति में आज भी जो आदिवासी हैं काफ़ी पिछड़े हुए हैं, इसके बारे में आप एक प्रकाश डालिए कि किस तरीके से उनका शैक्षणिक विकास किया जाता है, शैक्षणिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। निश्चित रूप से जब आप आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का जो कंसेप्ट संयुक्त राष्ट्र संघ ने रखा 1982 में, अपने कार्य समूह सभी सदस्य देशों के साथ एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में यह तय किया गया, उस मीटिंग में रिव्यू किया गया कि इस देश का जो ओरिजिनल इंडिजिनियस पीपल, आदिवासी समुदाय है, वो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया गया था, सारे मुल्कों ने मिलकर 194-95 देश, कंट्रियों ने मिलकर जो समूह बनाया गया था, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा सबको मिले। तो उस मीटिंग में ये तय कर ये निष्कर्ष निकला कि सबसे कमजोर वर्ग कोई है तो आदिवासी समाज है। आदिवासी समाज की दयनीय स्थिति बड़ी खराब है, चाहे वो शैक्षिक दृष्टि से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक सहभागिता की दृष्टि से हो, उस लेवल पर विकास नहीं हो पाया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किया गया, और ये गाइडलाइन सभी सदस्य देशों को जारी की गई। 1982 की 9 अगस्त 1982 को पहली मीटिंग हुई, उसमें यह तय किया गया कि आदिवासी संस्कृति को, आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य को, शिक्षा को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे उसको एम्पावर किया जाए, कैसे सशक्त बनाया जाए, इसके लिए आप एक कार्य समूह ग्रुप बनाया गया, और उसको ड्यूटी असाइन की गई कि आप इसका असेसमेंट करिए, आप इसके बारे में अपने सजेशन दीजिए कि इस समुदाय को किस तरह एजुकेशनली एम्पावर किया जाए। और 1993-94 में 9 अगस्त 1993 से इसको ऑफिशियल डिक्लेयर किया गया कि प्रत्येक साल हर वर्ष 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। मकसद साफ है, इस 2 दिन सभी राज्य सरकारें, सभी केंद्र सरकारें, सभी देशों की सरकारें मिलकर आदिवासी
के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जो एजेंडा बनाया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए हैं, उनको कितना इंप्लीमेंट सरकारें कर रही है, ये रिपोर्ट सही तरह से उनको करना पड़ेगा। और इसी की बदौलत अभी देखिए 1900 पहला आदिवासी दिवस 1994 में मनाया गया, 9 अगस्त 1994 में, लेकिन हमारे यहाँ पहली बार इस तरह का भव्य कार्यक्रम पिछले साल भी देखने को मिले, और उससे ज्यादा इस बार कोविड-19 के बावजूद भी आप देखेंगे एक एक पंचायत में, एक एक गांव में, एक एक जिले में, एक एक तहसील में, एक एक ब्लॉक में इस तरह के कार्यक्रम हुए। ये बात सही है कि अब आदिवासी समुदाय हमेशा कानून को पालने वाला समुदाय है, संविधान के दायरे में रहकर बात करने वाला समुदाय है। आप देखिए एक भी जगह कोई भीड़ जुटी नहीं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले जब हमने नांगल राजा अवतारण में डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया तो लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, लेकिन उसके बावजूद इस बार सरकार के नियम थे कि कोई भी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। हमने पूरी ईमानदारी से, मजबूती से इसका पालन किया, किसी भी कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ नहीं आई, लेकिन हमने उस भीड़ को कम करने के लिए तय किया एक एक गांव, एक एक पंचायत, एक एक ब्लॉक, एक एक लेवल पर छोटे से जितने भी डिसेंट्रलाइज लेवल इस कार्यक्रम को किया जाएगा ताकि भीड़ इकट्ठा न हो और नॉर्म्स का पालन किया जाए। इस दिन का मकसद क्या है? मकसद साफ है, एक अवेयरनेस समाज के अंदर देना चाहते हैं, एक जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू दिए गए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के थ्रू दिए गए, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के थ्रू दिए गए, उसको रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए ये दिन मनाया गया। और बड़े मुझे गर्व के साथ आपके साथ ये बात साझा करने में आनंद आ रहा है कि बहुत मजबूती से बहुत सारे हजारों पिक्चर फोटोज मेरे पास आई, हजारों न्यूज सोशल मीडिया के वायरल आप देखेंगे। हमने तय किया इस अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर प्रत्येक व्यक्ति 2 से 9 पेड़ लगाएगा, कम से कम 2 मैक्सिमम 9 पेड़ हर व्यक्ति लगाएगा। और आप कल्पना करिए 10 से 12 करोड़ इस देश में आदिवासी है, प्रत्येक व्यक्ति ने 1 पेड़ भी लगाया, 2 पेड़ भी लगाया तो 10, 20, 25 करोड़ पेड़ हमारी धरती को मिले हैं। तो ये कहीं कहीं आपकी प्रकृति को प्रिजर्व करने में, कहीं कहीं आपके पर्यावरण को शुद्ध करने में, कहीं कहीं आपके इस वातावरण को मजबूत बनाने में मददगार साबित होंगे। ये आदिवासी का कल्चर है, ये आदिवासी की परंपरा है, ये आदिवासी की शिक्षा है, और इसी के लिए आदिवासी आदि 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 काल से जाना जा रहा है। क्योंकि इस बात को सब जानते हैं कि इस धरती पर, इस प्लेनेट पर सबसे पहले कोई व्यक्ति आया तो ये आदिवासी समुदाय है। बहुत सबसे पहले किसी का उद्भव हुआ तो ये उस जमाने से प्रकृति के साथ पले बड़े हैं, उस जमाने से प्रकृति के साथ रह रहे हैं और प्रकृति को बड़ी बखूबी जानते हैं, और इसलिए उनके लिए प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति ही भगवान है। प्रकृति की पूजा करते हैं, जल जंगल जमीन की वकालत करते हैं, जल जंगल जमीन के लिए लड़ते हैं, जल जंगल जमीन की पैरवी करते हैं। ये अपने आप में एक संदेश है सबके लिए कि जब एक आदिवासी समुदाय जो आज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़ा समुदाय आपकी नजरों में है, आपने जानबूझकर उसको पिछड़ा रखा, उसके बावजूद भी उसको प्रकृति की चिंता है। क्या प्रकृति की में केवल अकेला आदिवासी रहता है? लेकिन उसकी भावना, वेलफेयर कंसेप्ट आदिवासी के जहन में है, वो सबका कल्याण चाहता है, सबको साथ लेकर चलने का मुद्दा आदिवासी समुदाय में है। और आज आप देखिए सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय इस प्रकृति की चिंता करते हैं, पेड़ लगाकर प्रकृति को बचाना चाह रहे हैं। तो ये कहीं आप देखेंगे तो हमारी यूथ पीढ़ी के लिए संदेश देने के लिए भी हमने इस तरह के कार्यक्रम किए। हमने छोटे से लेकर हर जिले से लेकर, गांव से लेकर, ढाणी से लेकर और छोटे छोटे इलाकों में कार्यक्रम किए एक संदेश देने के लिए, और एक सबने पेड़ लगाए, सबने प्रकृति के लिए अपने कंट्रीब्यूशन देने के लिए योगदान दिया। ये कहीं के लिए कंसेप्ट है, इस बात का झलक है कि आदिवासी समुदाय आज भी वेलफेयर कंसेप्ट के साथ काम करता है। आज भी आदिवासी समुदाय किसी अपने लिए अपना हित नहीं चाहता, सबका हित चाहता है, सबके लिए काम करता है, सबका कल्याण चाहता है, सबको बराबरी की भागीदारी देना चाहता है। और लोकतांत्रिक सिस्टम भी यही कहता है कि हर व्यक्ति चाहे कोई भी हो, कहीं भी रहता हो, उसको संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए जिसका कि वो एज ए ह्यूमन बीइंग हकदार है। और ये कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ को दिशा निर्देश जारी करने पड़े, सभी देशों को ये दिशा निर्देश दिए गए, सभी सरकारों को जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर है कि आप ये इंश्योर करिए, आप अपने देश के आदिवासियों को शिक्षा, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, उनकी भागीदारी, आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाइए। तो एक गाइडलाइन बनी, एक कुछ नियम्स बने, कुछ प्रोविजंस बने, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बने, या यूं कहूं कि मानव अधिकार को रक्षा करने के लिए ये मसला मानव अधिकार से निकल कर आया।
मानव अधिकारों का कंसेप्ट था 1948 में, 10 दिसंबर 1948 को जब मानव अधिकार का कंसेप्ट आया, यूएन चार्टर लाया गया, तो कहीं पे उसमें ये था कि कहीं कहीं बहुत मानव अधिकारों का उल्लंघन या उत्पीड़न कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई समुदाय कर रहा है, तो वो आदिवासी समुदाय है, तो ये कहीं कहीं आपके मानव अधिकारों के खिलाफ है। इस व्यक्ति को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आर्थिक स्थिति के प्रोविजंस करिए। तो ये एक डेमोक्रेसी होने के नाते हर देश, हर मुल्क की जिम्मेदारी है, उस सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि आदिवासी समुदाय इस आशा उम्मीद के साथ वोट करता है कि शायद उनके दिन फिरेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति बदलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनके गांव का विकास होगा, उनकी जमीन का विकास होगा, जल जंगल जमीन जो विकास के नाम पर खदेड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, बेचा जा रहा है, उस पर रोक लगेगी। तो इन सब भावनाओं के साथ में आदिवासी समुदाय लगातार इस उम्मीद और विश्वास के साथ सरकारों से उम्मीद करता है कि उनकी रक्षा की जाएगी, उनको बचाया जाएगा। लेकिन कई सालों से देखने में आ रहा है कि अभी भी वो जो काम, जो यूएनओ का जो मकसद था, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो इरादे थे, जो कार्य योजना बनी, जो गाइडलाइंस बनी, उसको ईमानदारी से हमने फॉलो नहीं किया। और आज पिछले 2-3 सालों से आप देखोगे तो इस तरह की जागरूकता, इस तरह के कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, और ये कहीं कहीं आदिवासी आंदोलन की सफलता है, आदिवासी मूवमेंट्स की एंडोर्समेंट है, और उनकी जो डिमांड, जायज डिमांड थी, जिनको जो हमेशा पैरवी करते थे जंगल के लिए, जमीन के लिए, पानी के लिए, वो आज सबको रियलाइज हो रहा है। तो हमारे लिए तो गर्व की बात है कि कम से कम कोविड-19 ने बहुत सारी चीजें जो उनके हाथ में नहीं थी, और कोविड-19 ने, क्योंकि यहाँ साइंस भी फेल हो गया, यहाँ हिस्टोरी भी फेल हो गया, यहाँ सारे संसाधन फेल हो गए, और आज सब कह रहे हैं कि अपना ह्यूमैनिटी बढ़ाइए, अपना स्वास्थ्य बढ़ाइए। अब ह्यूमैनिटी कैसे बढ़ेगी? आपने मार्केटिंग, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, वैश्वीकरण के नाम पर आपने मार्केट को खोल दिया, और मार्केट खोलकर आपने पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति को तहस-नहस कर दिया। और आज आप देखेंगे, चाहे वो मॉरली हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनली हो, आपने कहीं आप फेल हुए हैं, कहीं आपने मॉरली कमजोर हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स आप दे नहीं पाए, लोगों के साथ में जो न्याय होना चाहिए था, मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए। तो ये दिवस इस बात की याद दिलाने के लिए भी है, और इस बात को एंडोर्समेंट के लिए भी कि आपके हर उस व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस करिए जो संविधान आपका करता है, आपका देश का संविधान करता है। बात या किसी एक देश की बात नहीं है, पूरे 37 करोड़ लोग जो देश के 195 कंट्रियों में रहते हैं, विशेष उनके लिए इंटरनेशनल डे है, और इस दिवस आज चिंतन मनन का समय है। ये देखने की जरूरत है कि कितना उनका शैक्षिक दृष्टि सुधरी है, चाहे उनकी आर्थिक दृष्टि देख लीजिए, सामाजिक दृष्टि देख लीजिए, शैक्षिक दृष्टि देख लीजिए, राजनीतिक सहभागिता देख लीजिए, उस लेवल की राजनीतिक सहभागिता या उस तरह की पार्टिसिपेशन या इंक्लूजन नहीं, समावेशी वो नहीं मिला है। डेमोक्रेसी का मतलब है सब व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। सर, जो विकास के नाम पे जिस तरीके से आदिवासियों के जल जंगल जमीन की जो बात की जाती है, वो कहीं ना कहीं उजाड़ा जा रहा है, और उसके लिए आज भी आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी उनको उनकी जो बेसिक नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिससे नस्लवाद की बात की जाती है, नस्ल के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, या उनको उस तरीके के टेरर घोषित कर दिया जाता है, और उसके आधार पर उनको मार दिया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा, जैसे छत्तीसगढ़ है, वो उत्तराखंड है, और इधर के जो राज्य हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। नहीं, ये बहुत ही पीड़ादायक मामला है, और बहुत पीड़ा होती है जब आप किसी व्यक्ति, समुदाय को किसी नक्सलवाद के नाम पर, माओवादी के नाम पर मारते हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड आप देखेंगे तो निश्चित रूप से बड़े पीड़ादायक, लोकतंत्र में एक व्यक्ति की भी हत्या होने का मतलब है लोकतंत्र पर कलंक। तो निश्चित रूप से बड़ी पीड़ा होती है, और आज इस बात का गलती के एहसास सरकारों को हो रहा है कि आदिवासी समुदाय जो अपने राइट्स की मांग कर रहा है वो कहीं गलत नहीं है। संवैधानिक प्रोविजंस किए गए हैं सरकारों ने, उनको वो मांगने की बात कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? आप उनके लिए खाने की व्यवस्था करिए, रोजगार की व्यवस्था करिए, आप उनके अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करिए, ये सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। और वो कोई अलग चीज नहीं मांग रहे हैं, वो वही चीज मांग रहे हैं जो एक मानव समुदाय के जिंदा रहने के लिए, एक मानव समुदाय के अस्तित्व के लिए जरूरी है। और निश्चित रूप से इस पे आप देखेंगे तो पिछले 5-6 साल में, 5-10-12 साल में बहुत सुधार हुआ है।
सरकारों का नजरिया बदला है। सरकार चाहती है हर व्यक्ति मुख्यधारा में आए, विकास की मुख्यधारा में जुड़े, और उस दिशा में राज्य सरकार, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, राजस्थान की सरकारें हो, या सेंट्रल, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लगातार आदिवासी मंत्रालय, ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से, स्टेट मिनिस्ट्री के माध्यम से, या अलग अलग डिपार्टमेंटों के माध्यम से वो कार्य योजनाएं बना रहे हैं, वो बेनिफिट्स दे रहे हैं, वो ट्रांसफर करने, बेनिफिट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट्स ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग मुख्य धारा में आए, समाज के साथ जुड़े, सरकार के साथ मिलजुल कर उनकी समस्या है, चाहे पढ़ाई की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, उनके जल जंगल जमीन में भागीदारी की समस्या हो, उन तमाम चीजों को लेकर सरकार गंभीर है। निश्चित रूप से काम बहुत बड़ी तादाद में अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन आप, हमारी जिम्मेदारी है कि एकेडमिक व्यक्ति होने के नाते निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी है, अगर कहीं कहीं गलत हो रहा है तो इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से, जो कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम ये संदेश देने के लिए है सरकारों को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, या संयुक्त राष्ट्र संघ को, कि हमारे लोगों की स्थिति ये है और हमको इस क्षेत्र में ये चाहिए। शैक्षिक दृष्टि कितनी सुधरी है, आर्थिक दृष्टि कितनी सुधरी है, स्वास्थ्य उनका किस तरह का है, रोजगार की व्यवस्था कितनी हुई है, और क्या क्या उनके इलाकों की समस्याएं हैं। तो कहीं कहीं ये जागरूकता का कार्यक्रम और इस तरह के कार्यक्रम देश दुनिया में चल रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर होने के नाते भारत सहित देश दुनिया के सभी मुल्कों को ये आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाना पड़ा, और इससे बड़ी मैं समझता हूँ 26 साल में, पिछले 2 साल में 26 साल को अगर 24 साल देख लें तो 24 साल पहले तक कितने लोग जानते थे आदिवासी दिवस को, कितने प्रोग्राम सरकारों ने किए, लेकिन पिछले 2 साल से, 3 साल से, 2.5 साल से इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो ये कहीं कहीं इस बात का दबाव है, जनमानस के अंदर पर जागरूकता बढ़ी है, हमारा यूथ, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे लोग चाहते हैं कि संवैधानिक अधिकार उनको जो सरकार ने दिए हैं वो मिलना चाहिए, उसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। अभी राजस्थान सरकार ने, हम बहुत शुक्रगुजार है राजस्थान सरकार का, कि पहली बार सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का मतलब है कहीं कहीं सरकार की ओर से ये सम्मान है आदिवासी समुदाय के लिए, और कहीं कहीं सरकार की ओर से ये एंडोर्समेंट है कि हम आपके साथ में हैं। तो कहीं कहीं सरकार इस बात को मान रही है, जो पिछली गलतियां 10, 12, 20 साल पहले गलतियां हुई, उन गलतियों को सरकार ठीक कर रही है, और बराबर भागीदारी देने के लिए, इक्वल पार्टिसिपेशन देने के लिए लगातार इस तरह की कार्य योजनाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कर रही है। और इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से एक रिव्यू, एक क्या कहते हैं ना, मूल्यांकन करने का भी दिन है। हम अपने आप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कितना विकास हुआ, कितना जरूरत है, किस क्षेत्र में कितना हुआ, इन तमाम चीजों पर विचार विमर्श हुआ। लोगों ने अपने विचार सरकार तक पहुंचाए, लोगों ने सरकार तक जिला कलेक्टर के माध्यम से, ब्लॉक एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिए, सरकार ने अपने लोगों ने अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया। तो निश्चित रूप से एक सेलिब्रेशन का दिन है, और रिव्यू करने का तो हमारे लिए सबसे अच्छा अवसर है। सर, आदिवासी